हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपके बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैपिलरी राइज के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर कई बार क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको बोल देता है कि ऊपर की सॉइल जो है आपकी कैपिलरी सैचुरेटेड है या कैपिलरी जोन में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कैपिलरिटी होता क्या है, उसका बेसिक फंडा क्या होता है, उसकी स्ट्रेस को हम कैसे लेते हैं, कैपिलरी होता क्यों है, एडेशन होता है या कोहेशन होता है या बोथ होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक फंडा अपना 5-10 मिनट में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द कैपिलरिटी। कैपिलरिटी इज द प्रोसेस राइज और फॉल ऑफ फ्लूइड और लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये है आपके पास कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर आपका राइज होगा, फॉल होगा, या तो पानी चढ़ेगा या तो पानी उतरेगा, डिपेंड करेगा उसके एडेशन और कोहेशन पे। ठीक है, कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स बोथ एडहेशन एंड कोहेशन। अगर मैं कैपिलरी एक्शन की बात करूं तो इसमें आपका एडहेशन एंड कोहेशन बोथ विल बी अकर। अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो वहां पे सिर्फ कोहेशन ही होता है, तो जो आपका सरफेस टेंशन होता है वो ड्यू टू कोहेशन फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कैपिलरी एक्शन की, दिस इज द बोथ ड्यू टू इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ एडहेशन एंड कोहेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव एंड ईएससी, किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन। अगर एडहेशन आपका कोहेशन से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें कैपिलरी राइज होता है। इसका मतलब एडहेशन को बोलते हैं हिंदी में असंजक बल और कोहेशन को बोलते हैं ससंजक बल। कोहेशन होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है, एडहेशन जो होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल के बीच लगता है। ठीक है, जैसे अब एडहेशन और कोहेशन में समझते हैं। सपोज दैट कि इसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, जो कि आपका मान लेते हैं कि लिक्विड आपका यहाँ पे हो जाता है वाटर। अब वाटर है और आसपास में ग्लास है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडहेशन ज़्यादा हुआ एज कंपेयर टू कोहेशन तो यहाँ पे कैपिलरी राइज होगा। इसका मतलब है कि लिक्विड जैसे ही इसमें कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करोगे, लिक्विड क्या करेगा, राइज कर जाएगा। जितनी हाइट तक उसको राइज करना होगा वो राइज कर जाएगा। तो दिस इज द लिक्विड वेट द सरफेस ऑफ द ट्यूब। इसका मतलब जब लिक्विड यहाँ पे राइज करेगा तो इसके इनर सरफेस पे आप देखोगे कि जो ट्यूब होगी वो आपकी वेट हो चुकी होगी, दैट इज गीली हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कोहेशन इज ग्रेटर देन एडहेशन द कैपिलरी फॉल। इसमें क्या होता है, जैसे मरकरी का केस होता है उसमें फॉल होता है, तो मरकरी के केस में ऐसे बनता है, उल्टा बनता है, यहाँ पे कान के टाइप का। तो कैपिलरी फॉल होता है इन केस ऑफ मरकरी। वहाँ पे क्या होता है कि आपस में कोहेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मरकरी के मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए उसमें कोहेशन होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। वहाँ पे कोहेशन होता है, तो कोहेशन इज ग्रेटर देन एडहेशन जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फॉल होता है। इसका मतलब वहाँ पे कोहेशन ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। और कोहेशन होता किस में है, कोहेशन होता है उनके मॉलिक्यूल में होता है। इसका मतलब इसके अंदर अगर मरकरी भरेगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी का लेवल नीचे गिर जाता है, या लिक्विड जो भी मरकरी भरा होगा वो लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो कैपिलरी फॉल लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस। इसका मतलब अगर इसमें आपने मरकरी भरा होगा तो इसके आसपास के सरफेस पे आपको मरकरी चिपकी हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ द ट्यूब। नेक्स्ट अगर बात करें कैपिलरी राइज की, इज गिवन बाय फार्मूला HC। ये फार्मूला जो है ये कैपिलरी राइज का है। दिस इज गिवन बाय 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन गामा W इंटू डी, जहाँ पे आपके पैरामीटर है सिग्मा जो है, दिस इज द सरफेस टेंशन, दिस इज द सरफेस टेंशन, इसकी यूनिट आपको पता है, दिस इज द न्यूटन पर मीटर। उसके बाद में आता है आपका गामा W, दिस इज द यूनिट वेट होता है वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और उसके बाद में आपका जो पैरामीटर आता है फ्रेंड्स, दिस इज द डाया ऑफ ट्यूब, डाया ऑफ ट्यूब, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे सारी कहानी आती है। इसको डेराइव करने के लिए सिंपली समझते हैं कैसे। जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो क्या हुआ, इसमें पानी राइज कर गया होगा, पानी राइज किया। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये हाइट आपको दिखाई पड़ रही HC, तो जितना वेट इसके ट्यूब के अंदर वाटर का आएगा उतना ही फोर्स बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन। मतलब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम बात कर लें तो वहां पे सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द वाटर विच इज कंटेन्ड बाय द कैपिलरी ट्यूब इन हाइट HC। जितना हाइट आपका HC होगा, जितना राइज हुआ है इस लेवल से इस लेवल तक, इतने हाइट को बैलेंस करने के लिए इसका जो वेट निकल के आएगा, वेट इज बैलेंस बाय सरफेस टेंशन फोर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
गामा डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ रो डब्ल्यू इंटू जी, इसको गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, दिस इज द कॉल्ड वेट। तो ये जो वेट है वाटर का ना इस कैपिलरी ट्यूब में, इसको मैंने लिख लिया गामा डब्ल्यू इंटू वी। नेक्स्ट बात करेंगे तो सिग्मा कॉस थीटा इज इक्वल इंटू पाई डी। अब सिग्मा कॉस थीटा कैसे आया, देखिए ये क्या होता है कि कॉन्टैक्ट एंगल होता है बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास ट्यूब। तो ये कॉस थीटा हम मानते हैं, वर्टिकल से एंगल इसको हम लोग मान लेते हैं। इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक सिग्मा साइन थीटा निकल के आएगा, एक सिग्मा कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ना दिस इज द सिग्मा कॉस थीटा जो कि ऊपर की तरफ निकल के आएगा। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो जो सिग्मा कॉस थीटा आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर ट्यूब है तो इसके पूरी पेरीफेरी पे आएगा। पेरीफेरी का मतलब इसके परिधि पे काम करेगा। तो जब चारों डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा तो सिग्मा कॉस थीटा इसके पेरीमीटर पे काम करेगा, दिस इज द सिग्मा कॉस थीटा। तो इसका हो जाएगा सरफेस टेंशन, और इसका जो एरिया काम करेगा सिग्मा कॉस थीटा इंटू इसकी पेरीफेरी लिख सकते हो 2 पाई आर या पाई डी लिख सकते हो। तो 2 पाई आर लिखो या पाई डी लिखो, ये हमारा हो जाएगा फोर्स। अगर मैं फोर्स को यहाँ पे दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ से आप देखोगे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे आएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान गामा डब्ल्यू इंटू डी। यहाँ से चीजें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस ध्यान देने की बात है सिग्मा कॉस थीटा कहाँ पे काम करेगा, उसके पेरीफेरी पे काम करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं कैपिलरी डाया को बढ़ा दूंगा, अगर डाया को कैपिलरी इसका जो डाया है इसको अगर मैं बढ़ा दूंगा तो जो राइज है हमारा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऐसे भी देख सकते हो कि सपोज दैट कि आपके पास अगर मैं सॉइल की बात करूं तो सॉइल में आपने सैंडी सॉइल पढ़ा, ग्रेवल सॉइल पढ़ा, आपने क्लेई सॉइल पढ़ा, सिल्टी पढ़ा। अब आप बता दीजिए कि किस में उसका कैपिलरी का डाया सबसे कम होगा। क्ले के केस में सबसे कम कैपिलरी का डाया होगा। अगर मैं बात कर लूं, अगर क्ले के केस में मैं राइज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रेवल एंड सैंड, क्योंकि क्ले का जो इंटरकनेक्टेड वाइड्स होगा या इंटरकनेक्टेड जो कैपिलरी ट्यूब बनेगी उसका डायमीटर बहुत छोटा होगा, और जिसका डायमीटर बहुत छोटा होगा उसमें कैपिलरी एक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उसमें पानी आपका बहुत हाइट तक राइज कर जाएगा। लेकिन वही चीज़ आप ग्रेवल में देखोगे, सैंड में देखोगे, उतना राइज नहीं करेगा। तो कल को कोई क्वेश्चन बना दे तो आप आसानी से कर सकते हो कि कैपिलरी एक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, क्ले के केस में। तो अब दूसरी बात हम करते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर प्योर वाटर। अगर हम बात कर लें तो ये वैल्यू होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, इस चीज़ का आपका ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं सिग्मा को, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ F अपान L। यहाँ पे अगर हम बात करें जो यहाँ पे सिग्मा होता है, दिस इज सिग्मा। सिग्मा का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स से, सिग्मा इज इक्वल टू जो फोर्स काम करता है उसके एकांक लंबाई पर, दिस इज कॉल्ड एल। तो F अपान एल जो निकल, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर, न्यूटन होती है, और जो L होता है उसकी यूनिट क्या होती है मीटर। तो न्यूटन पर क्या निकल के आ जाता है, मीटर। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे 0.073 यहाँ पे पुटअप करूंगा, प्योर वाटर के लिए जो थीटा होता है एंगल है वो हमारा कितना होता है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो आंसर जो सॉल्व करने, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 पुटअप करोगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आता है 0.030 अपान डी इन mm। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली आपको याद कर सकते हो। मान लो कल को एग्जाम में कह दे कि डाया ऑफ कैपिलरी आपका जो है वो बोल देगा 30 mm है, या मान लेते हैं 3 mm है। 3 mm डायमीटर का अगर है तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना कैपिलरी में राइज हुआ। तो याद कर सकते हो 0.03 अपान डी इन mm। ठीक है, या इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.3 कर दीजिए अपान डी कर दीजिए, तो सेंटीमीटर में भी आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में डील करना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे एक और फार्मूला दिया गया है फॉर सैंड एंड सिल्ट। देखिए सैंड और सिल्ट, देखिए ये तो आपका ग्लास था, तो ग्लास के केस में ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सॉइल है, यहाँ पे कोई जरूरी थोड़ी ना कि सॉइल के अंदर जो है कि एकदम सीधी सी आपकी एकदम ट्यूब बन जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि भाई सॉइल है, सॉइल में ये वाइड्स मान लेते हैं कि ये इसके बीच में जगह है, मान लिया सॉइल पार्टिकल्स हैं ऐसे करके। ठीक, हो सकता है भाई इनके बीच में जगह कैपिलरी कुछ ऐसे आए कुछ ऐसे जाए, कहीं पे डाया कम हो, कहीं पे कम हो, कुछ कहीं ज़्यादा हो, ये तो डिपेंड कर सकता है सॉइल के ऊपर है। इसलिए यहाँ पे सॉइल के केस में जो डाया माना जाता है कैपिलरी ट्यूब का फॉर क्वेश्चन फॉर एनालिसिस, D इक्वल टू 20% ऑफ द डी इफेक्टिव साइज। जो यहाँ पे सॉइल होगी उसका जो D10 होगा, D10 इज द 10% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज।
तो D10 इज द कॉल्ड इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। इसका अगर मैं 20% निकाल लूँ, कितना 20%, मतलब 1/5 भाग, तो D10/5 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में इसको आपने सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दिया, तो D10/5। तो मैं क्या करूँगा, आप जा करके यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, आप चाहो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। तो 0.030 अपान D की जगह पे मैंने कितना पुट कर दिया, D10/5। तो यहाँ पे आपका फार्मूला नया बन के निकल के आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 के आसपास आ जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता होगा तो आप आराम से इसको इतना कर सकते हो। एग्जाम में पूछ लेगा कितने % लेते हैं, कितना लेते हैं, 20%। नेक्स्ट बात करते हैं टर्जागी। एक बात और ध्यान देना कि जो टर्जागी हैं, इट इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। कल को अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैंने ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं था, लेकिन फादर ऑफ अगर सॉइल मैकेनिक्स कोई पूछता है तो दिस इज कॉल्ड टर्जागी। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब सॉइल के बारे में इतनी बड़ी कहानी दी, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो H.C. मैक्स टर्जागी ने बताया भाई कि ये जो है राइज करता है मैक्सिमम C/E/D10। E है वाइड रेशियो, D10 है इफेक्टिव साइज, और C जो है कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड कर रहा है आपका शेप, साइज एंड पार्टिकल पे। तो ये कहानी थी आपकी कैपिलरी की। अब बात कर लेते हैं कैपिलरी से क्या फायदा होने वाला, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा, क्या टोटल स्ट्रेस में चेंज होगा, क्या पोर वाटर लेंगे, ये सब कहानी हम देख लेते हैं। तो कैपिलरी राइज फॉर द गिवन कैपिलरी मटेरियल लिक्विड नेवर डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कैपिलरी एंड इंक्लिनेशन। इसका मतलब ये कह रहा है फॉर गिवन कैपिलरी बता दिया भैया ये कैपिलरी है, मटेरियल बता दिया ग्लास है, एंड लिक्विड भी बता दिया कि इसके अंदर वाटर है। नेवर डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कैपिलरी, चाहे आप रेक्टेंगुलर ले लो, चाहे सर्कुलर ले लो, चाहे ट्रेपोजॉइडल ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आपने गिवन लिक्विड कर दिया, गिवन मटेरियल कर दिया, तो फिर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो ये कहना चाहता है दिस इज शेप ऑफ कैपिलरी एंड इंक्लिनेशन। तो चाहे आप कैपिलरी रेक्टेंगुलर लो, सर्कुलर लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इंक्लाइन लगा दो, चाहे सीधी लगा दो, चाहे ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बल्किंग ऑफ सैंड ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया था कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, जब मैं कॉम्पैक्शन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी बताया था। तो कैपिलरी एक्शन के कारण इसमें क्या होता है, आपका बल्किंग होता है। तो ये फ्रिंज मतलब उसके आसपास वाटर के एडजॉर्ब वाटर की वजह से उसके आसपास में सॉइल पार्टिकल के आसपास में एक कैपिलरी फ्रिंज बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। सो इट इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। डेंसिटी डिक्रीज होगी, ओके। ट्रू कोहेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन। जो ट्रू कोहेशन होता है पार्टिकल के बीच में, वो आपस में इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर सरफेस चार्ज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपस में क्या होता है, कैपिलरी जो यहाँ पे ट्रू कोहेशन होता है वो होता है। ये ट्रू है, इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपरेंट कोहेशन ड्यू टू सॉइल सक्शन। सॉइल सक्शन भी बोल सकते हो, दूसरा यहाँ पे बोल सकते हो कैपिलरी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कैपिलरी। तो या तो कैपिलरी एक्शन के कारण आपका अपरेंट कोहेशन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए महसूस होगा फिर टूट जाएगा, लेकिन ये परमानेंट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ट्रू कोहेशन। ये हमेशा काम करेगा जब तक पार्टिकल के साथ एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, इसी का हम यूज करेंगे। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास का। अगर इसको आप जान जाओगे तो कैपिलरी राइज करने से क्या क्वेश्चन अराइज होता है वो सब सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखते हैं। मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल है। मान लेते हैं कि यहाँ की जो सॉइल है ये पहले आपकी कोई बल्क कंडीशन में थी, वाटर टेबल आपका जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ, नीचे की जो वाटर टेबल के नीचे की सॉइल होती है वो सैचुरेटेड एज वेल एज क्या होती है, सबमर्ज होती है। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, कैपिलरी एक्शन हुआ। कैपिलरी एक्शन की वजह से मान लेते हैं यहाँ पे सॉइल जो थी सिल्टी क्ले थी और इसमें कैपिलरी होगा। कैपिलरी का मतलब होता है वाटर का चढ़ना, जैसे इसमें कैपिलरी प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे वाटर चढ़ेगा, उतना तेजी नहीं चढ़ेगा जितना तेजी से यहाँ चढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने ले रखा है क्या, यहाँ पे ट्यूब ले रखा है, यहाँ पे सॉइल है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, ठीक। अब यहाँ पे जब वाटर राइज करेगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे सरफेस पे पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ का वाटर सिर्फ सॉइल जो रहेगी वो सैचुरेटेड रहेगी, नॉट सबमर्ज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ की सॉइल आपकी सैचुरेटेड रहेगी, नॉट सबमर्ज, बट बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल आपकी सैचुरेटेड एज वेल एज क्या रहेगी, सबमर्ज रहेगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे वाटर जो है, जो सॉइल पार्टिकल हैं ये टेंशन में रहते हैं। टेंशन में क्यों रहते हैं, क्योंकि अब वाटर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब यहाँ पे टेंशन में रहते हैं, बाकी सारी सॉइल मास जो है आपकी कंप्रेशन में रहती है, तो हम लोग कंप्रेशन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं और टेंशन को हम लोग नेगेटिव एज्यूम करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है, जो इंटेंसिटी आएगी टॉप मोस्ट सरफेस पे, वो आएगी HC × गामा W।
तो दिस इज द एच सी इंटू गामा डब्ल्यू की जो इंटेंसिटी होगी वो माइनस में आएगी, वो भी कहाँ पे आएगी, टॉप मोस्ट सरफेस पे आएगी। दूसरी बात, जहां से राइज करना शुरू करेगा कैपिलरी, वहां पे आपका जो पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे, वो जीरो होगा। लेकिन फिर से आपका नीचे वाले पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा एच इंटू गामा डब्ल्यू। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कॉन्सेप्ट का हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज, तो जहां पे भी कैपिलरी बताएगा जिस पॉइंट से राइज किया होगा, जितनी हाइट तक राइज किया होगा उतनी हाइट तक हम लोग कंसीडर कर लेंगे भैया एच इंटू गामा डब्ल्यू, वो भी निगेटिव में। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखाया है कि पोर वाटर प्रेशर इंटेंसिटी इज इन कैपिलरी सैचुरेशन जोन इज इन नेगेटिव एंड टेंशन, नेगेटिव रहती है और टेंशन में रहती है, ठीक। एंड मैक्सिमम एट टॉप ऑफ द कैपिलरी सैचुरेशन जोन, मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, इसका टॉप सरफेस जोन पे रहेगा। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाती है। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगी तो उसकी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आप कर सकते हो। अब देखो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख सकते हो, सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए। अब आप देख सकते हो कि आपके एफएम के भी कई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और कई सारे आपके सॉइल के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो ये पार्ट था एफएम का, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कम से कम इतना बता दिया जाए कि कभी भी आपको सॉइल में भी दिक्कत ना आए। आपका एफएम भी रिकॉल हो गया होगा और सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। एफएम में भी कई बार पूछ लेगा, डायमीटर को 4 गुना कर दिया, बताइए कैपिलरी राइज कितना हुआ। कहेगा 2 गुना कर दिएगा, ये इसको आधा कर दिया डायमीटर, तो बताइए राइज कितना होगा। इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हो। या ऐसे पूछ लेगा कि कैपिलरी राइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, गलत, कैपिलरी राइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। बहुत ही आसान कहानी होने वाली है, लेकिन इसको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ों को बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने इसके बारे में डील किया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इनको बता दिया जाए, क्योंकि इसके बिना आपको जो है चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगती है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब आप ये समझ जाओगे तो फिर चीज़ें और आसान हो जाएंगी, क्योंकि आगे का केस जो है काफ़ी आसान होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन से सॉइल में कैसे स्ट्रेसेस निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैपिलरी राइज के बारे में डील करेंगे। नेक्स्ट कैपिलरी राइज का केस है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, हर जगह पे चीज़ें क्या है पूछी गई हैं, इसीलिए मुझे डील करना उसके बारे में जरूरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका रिलेटेड विथ आपका कैपिलरी एक्शन। ये तो हमारा बेसिक फंडा था, अब हम उसको कैसे अप्लाइड करेंगे अपने थ्योरी पार्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि कैसे हम चीज़ों को डील करें। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट रिलेटेड विथ कि हाउ टू डील द थिंग्स रिलेटेड विथ कैपिलरी एक्शन, कैसे चीज़ों को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो चीज़ थोड़ा सा मुझे पता होना चाहिए। तो हम लोग डील करने वाले हैं कि कैसे चीज़ें चेंज होंगी, उसके बारे में यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। केस 1 चलते हैं। यहाँ पे अभी तक जितने केस हमने डील किए उसमें से एक और केस है, केस नंबर 4, ठीक। ये है सॉइल मास विथ कैपिलरी फ्रिंजेस, विथ सॉइल मास विथ कैपिलरी फ्रिंजेस, मतलब कैपिलरी फ्रिंज के साथ हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। तो सॉइल मास विथ कैपिलरी फ्रिंजेस ब्रैकेट में सॉइल इज सैचुरेटेड above the groundwater table, above the
above the ground water table, मैंने शॉर्ट में करके लिखा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसको एक केस लेके हम चलते हैं, एक डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। सपोज दैट कि दिस इज द सॉइल सैंपल, ये सॉइल है, इसको मान लेते हैं किसी फील्ड पे, और यहाँ पे क्या हुआ कि दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। ठीक है, दिस द पॉइंट ए, दिस द पॉइंट बी, दिस द पॉइंट सी। ठीक, अब मान लेते हैं कि दिस इज द सॉइल, यहाँ पे आपकी सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल है, ये भी सॉइल है, सेम सॉइल है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द सॉइल। ठीक, ये हाइट जो है h है, मान लेते हैं h हाइट है, दिस इज द हाइट h, दिस इज द HC हाइट, मान लेते हैं यहाँ पे कैपिलरी राइज हुआ। ठीक, तो ये कैपिलरी राइज हुआ इसमें, यहाँ पे जो राइज हुआ है दिस इज द कैपिलरी राइज। ठीक, दिस इज द कैपिलरी एक्शन। ठीक, ये बात आपको बता दी गई क्योंकि यहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर है। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो टॉपिक है दिस इज़ द रिलेटेड विथ, इसका डायग्राम बनाते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट ए की बात करेंगे, किसकी? पॉइंट ए। ठीक, पॉइंट ए की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आप बताइए पॉइंट ए पे मुझे लिखना है। देखिए यहाँ की जो सॉइल रहेगी वो सैचुरेटेड भी रहेगी, सबमर्ज भी रहेगी, तो यहाँ पे सैचुरेटेड और गामा सबमर्ज दोनों में रहेगी, और यहाँ की सॉइल क्या रहेगी? सिर्फ गामा सेट में रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड भी रहेगा और सबमर्ज भी रहेगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिए कि पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस क्या लिखेंगे? तो सिग्मा ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं इसके ऊपर है। ठीक, ना पानी है और ना ही सॉइल है, तो दिस इज द 0। पोर वाटर प्रेशर की बात करें, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे कैपिलरी एक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ टॉप सरफेस पे जाएगा, जो कि अभी मैंने पहले बताया था। तो दिस इज द म्यू ए, दिस इज द माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच से, बिल्कुल आएगा। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द ए पॉइंट पे दिस। नेक्स्ट बात करूँ तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी? दिस इज द टोटल स्ट्रेस माइनस म्यू ए। ठीक, टोटल स्ट्रेस क्या है? 0 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। तो ये आएगा फ्रेंड्स गामा डब्ल्यू, सॉरी दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। ओके, ये हो जाएगा पॉइंट ए पे। अब बढ़ते हैं कहाँ पे? पॉइंट बी पे आते हैं भाई, पॉइंट बी। चलो पॉइंट बी पे बता दो टोटल स्ट्रेस कितनी होगी। देखिए पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैपिलरी, यहाँ पे हुआ एक्शन है तो सॉइल सैचुरेट तो हो गई होगी, लेकिन सबमर्ज नहीं है। तो यहाँ पे गामा बल्क, अगर मैं सॉरी यहाँ पे अगर वैल्यू बात करूँ तो क्या आएगा? दिस इज द गामा सैचुरेटेड इनटू एच सी, ये लिख दिया आपने। ओके, उसके बाद में अगर मैं बी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर की बात करूं, क्योंकि यहाँ से कैपिलरी एक्शन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे तो 0 होगा और बढ़ के माइनस यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? दिस इज द 0। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, दिस इज द सिग्मा बी माइनस म्यू बी इजकल टू गामा सेट इंटू एच सी माइनस 0। ठीक, तो यहाँ से निकल के आएगा गामा सेट इंटू एच सी। ठीक, ये निकल के आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट सी पे, तो चलो भाई पॉइंट सी का लिख लेते हैं, पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट सी का लिखना है। चलो भाई यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट सी का लिखना है, तो गामा सी करोगे तो देखो इस पॉइंट पे आपको लिखना है, इस पॉइंट पे लिखना है, तो इसका भी बर्डन आएगा, इसका भी सेल्फ वेट आएगा। तो इसका बर्डन आएगा तो ऊपर वाली लेयर का क्या आएगा? दिस इज द गामा सेट इनटू एच सी प्लस दिस इज द गामा सेट, बिकॉज नीचे की भी सॉइल सैचुरेटेड है तो इनटू एच आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की, म्यू सी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है, अगर मैं यहाँ पे लगाता पीजोमीटर तो पानी कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे
राइज करता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे कि पानी आपका जो राइज करता है वो यहाँ पे राइज करता है। कितना राइज करता है? जितना कि आपका हाइट h है, जहाँ तक वाटर टेबल है। तो आपका आंसर आएगा दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू एच। अगर मैं बात करूं इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो टोटल में से क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका आंसर आएगा गामा सेट इंटू एच सी प्लस गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये आएगा गामा सेट इंटू एच सी प्लस ये आएगा फ्रेंड्स गामा डैश इंटू एच। तो बहुत ही आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो करना आसान होगा, एक बेसिक फंडे से कर दिया। अब डायग्राम इसी हिसाब से बना लेते हैं। तो पहले डायग्राम क्या बनाओगे, टोटल स्ट्रेस का। तो भाई लो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम लो तैयार करते हैं। तो दिस इज द टोटल स्ट्रेस डायग्राम। टोटल स्ट्रेस का है। आप बताइए कि ए पॉइंट पे स्ट्रेस कितना है, 0 है। ठीक है भाई, 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। अब आपको ही बताना है कि बताइए कि बी पॉइंट पे कितना टोटल स्ट्रेस है। तो गामा सेट इंटू एच सी। तो फिर मैंने क्या किया, दिस वैल्यू इज गामा सेट इंटू एच सी। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आगे कैसे बढ़ना है, पॉइंट सी पे चलिए। यहाँ पे क्या है, गामा सेट इंटू एच सी प्लस गामा सेट इंटू एच। तो ये हो जाएगा आपका दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट दिस। तो दिस इज द, अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा दिस इज द एच सी इंटू गामा सेट। ये जो आएगा इंटेंसिटी गामा सेट इंटू एच। ठीक है, ये दोनों को जोड़ करके आपकी इंटेंसिटी बनेगी पॉइंट सी पे। ये तो एकदम टोटल स्ट्रेस। अब आते हैं पोर स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर पे। तो दूसरी हेडिंग हो जाएगी पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे दिस इज द, मान लेते हैं कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और अब आपको लिखना है कि पोर वाटर प्रेशर। आप बताइए किस पॉइंट पे 0 वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे। तो माइनस वैल्यू सबसे टॉप मोस्ट सरफेस पे होगी, अभी मैंने पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट। तो ये वैल्यू आप देख पाओगे दिस इज द वैल्यू, इस तरीके से आएगी और इस तरीके से चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। ठीक है, लगभग। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो गामा डब्ल्यू है, यहाँ पे देखिए स्लोप इसका थीटा और इसका थीटा दोनों क्या रहेंगे, सेम। बिकॉज दोनों में डेंसिटी जो आई है वो गामा डब्ल्यू ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का भी स्लोप क्या आएगा, दिस द माइनस दिस इज द प्लस। यहाँ पे आएगा एच इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, एच है। और यहाँ पे जो आएगा दिस इज द एच सी इंटू गामा डब्ल्यू। ये इंटेंसिटी हो जाएगी टॉप मोस्ट 5, इसके सबसे ऊपर वाले की। ओके, जैसे अभी पहले बताया था सेम कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये मैं लिख सकता हूं, ये एक लाइन आएगी आपकी। आप बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट ए पे कितनी है, गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गलती करोगे एग्जाम में तो यही गलती होती है। अक्सर जो गलती लोग करते हैं कहाँ पे करते हैं, उन्होंने क्या किया, ये ध्यान नहीं दिया कैसे बनाना है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अब पॉइंट ए पे देखिए क्या इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आ रही है, बिल्कुल नहीं 0 आ रही है। कितना आ रहा है, गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। तो सबसे पहले उतनी इंटेंसिटी की स्ट्रेस बना दीजिए, ये बना दिया लो, दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। तो ये पॉइंट पे हम पहुँच गए। फिर हमने क्या किया, गामा डब्ल्यू इंटू एच सी पे तो पहुँच गए। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट बी पे पहुँचना है। पॉइंट बी पे कितना इंटेंसिटी है, गामा सेट इंटू एच सी। तो फिर इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से इंटेंसिटी आपकी थोड़ा बढ़ जाएगी। लो भाई बढ़ा दिया इस तरीके से। ये जो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू इज गामा सेट, दिस इज द गामा सेट इंटू एच सी। ठीक, अब आपको नीचे वाले पॉइंट पे बढ़ना है। फर्दर ये क्या करेगा, दिस इज द इंक्रीज। इस तरीके से डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। और दिस इज द गामा सेट इंटू एच सी। फिर नीचे आएगा प्लस गामा डैश इंटू एच। तो ये इंटेंसिटी आपकी नीचे वाली की हो जाएगी जो कि आपने टोटल में लिख रखी है।
तो बस डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आसान। जैसे पहले चल रहे थे, बस इतना ध्यान देना कि जहाँ जहाँ कैपिलरी है वहाँ पे आपका नेगेटिव प्रेशर आएगा उस पॉइंट पे, क्योंकि कैपिलरी राइज होके कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसीलिए तो ऊपर ही तो आएगा सबसे टॉप मोस्ट फाइबर में। तो वही चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बाकी कहानी मैंने ये बता दी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी सेम, यहाँ पे नोट पॉइंट करके मैं लिख रहा हूँ, द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी इज सेम एज दैट ऑफ सरचार्ज Q इजकल टू HC इंटू गामा डब्ल्यू। जैसे वहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा था, सरचार्ज लगाते थे, वैसे यूनिफॉर्म यहाँ पे भी देखो, जितना कैपिलरी राइज हुआ HC इंटू गामा डब्ल्यू, सेम इंटेंसिटी आप देख सकते हो कि एकदम नीचे तक आएगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलना है कि सेम इंटेंसिटी HC इंटू गामा डब्ल्यू आएगा। ओके, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द, इट हेल्प्स इन increasing the effective stress। ठीक है, तो वो क्या है, इसकी वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुई आप देख ही सकते हो कैसे, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस इस पॉइंट पे आनी चाहिए थे 0, लेकिन बढ़ के कितनी होगी, गामा डब्ल्यू इंटू HC, और यही इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है कहाँ तक, नीचे तक। इसीलिए ये कह रहा है कि एक सेम एज इफेक्ट कर रहा है जैसे कि सरचार्ज लगा था। जब सरचार्ज लगाए थे तब भी क्यू की इंटेंसिटी आपको नीचे की तरफ काम कर रही थी, तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे जो बात करना है यहाँ पे, एक खास बात ये है दूसरी, कैसे नोट करके दूसरा पॉइंट लिखना है, दिस इज द सॉइल above द वाटर टेबल। ठीक है, सॉइल above द वाटर टेबल, सॉइल अगर वाटर टेबल के ऊपर है, पहला केस राइज इन वाटर टेबल ड्यू टू ग्राउंड वाटर। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस आपकी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन अगर ये कैपिलरी एक्शन होगा, राइज इन वाटर टेबल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, तो सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज। प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ खास पॉइंट समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट कि ये आपका मान लेते हैं कि एक ग्राउंड लेवल है, समुद्र के किनारे की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज दैट कि दिस इज द, यहाँ पे मान लेता हूँ एक शिप है। ठीक है, दिस इज द शिप, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, इस तरीके से मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे 2 जोन में मैंने डिवाइड किया, एक ये जोन, ठीक, ये इसके पड़ोस का जोन है, दिस जोन। ओके, दिस इज द सबमर्ज जोन, क्योंकि यहाँ पे जो है सॉइल सबमर्ज रहेगी, क्योंकि क्या है, ओशियन में है, सबमर्ज जोन। ठीक, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कैपिलरी एक्शन हुआ होगा, लो कैपिलरी एक्शन करा दिया, दिस इज द कैपिलरी एक्शन। मान लेते हैं यहाँ पे भी कैपिलरी एक्शन हुआ है आपका, दिस इज द कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे ड्राई उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, ड्राई जोन, यहाँ पे आपकी पुअर स्ट्रेंथ रहेगी, दिस इज द पुअर स्ट्रेंथ। क्यों रहेगी अभी बताता हूँ, दिस इज द पुअर स्ट्रेंथ। और यहाँ पे जो है कैपिलरी जोन है, कैपिलरी जोन है यहाँ पे आपकी जो है गुड स्ट्रेंथ मिलेगी। गुड स्ट्रेंथ क्यों मिलेगी उसका रीज़न अभी बताता हूँ। ठीक, और यहाँ पे जो है सबमर्ज जोन में जो है आपकी, यहाँ पे भी पुअर स्ट्रेंथ मिलेगी, पुअर स्ट्रेंथ। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया यहाँ पुअर क्यों मिल रही है, यहाँ पे अच्छी क्यों मिल रही है, यहाँ पे फिर से पुअर क्यों हो रही है, उसका कारण समझो। ये ड्राई जोन है, मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कहीं बीच पे हो, आप किसी सी के बीच पे हो, वहाँ पे समझ लीजिए ये है समुद्र का किनारा। आप लोग यहाँ पे बीच के किनारे बैठते हैं, लोग ज़्यादातर पिकनिक मनाने जाते हैं ना लोग, तो आप देख पाओगे कि ये आसपास की जो सॉइल रहेगी ये आपकी कैपिलरी एक्शन से सैचुरेट रहेगी। लेकिन जैसे बीच से आप दूर आओगे, यहाँ की सॉइल जो रहेगी वो ड्राई कंडीशन में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका
स्ट्रेंथ सॉइल की अच्छी रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जो कि मैं पहले भी देख चुका हूँ। सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज कर जाएगी तो यहाँ की सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बीच के जस्ट किनारे अगर आप चलोगे तो आपको पैदल चलना वहाँ पे आसान होगा, बहुत आसानी से पैर आप रख सकते हो। लेकिन जैसे आप ड्राई केसेस में जाओगे, यहाँ पे जाओगे ड्राई केस में क्या है, लूज पुअर स्ट्रेंथ रहेगी, तो जैसे ही पैर रखोगे पैर धंस जाएगा बालू में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबमर्ज में आओगे, यहाँ पे भी धंस जाएगा। तो इसीलिए बीच के किनारे पे चलना थोड़ा सा आसान होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, जब भी कभी मौका मिले तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को जज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कैपिलरी राइज हुआ, जो इसकी वजह से सिग्मा जो डैश था वो क्या हो गया, इंक्रीज। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके केस के बारे में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अगला केस है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगले केस पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे अपने, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें, जब क्वेश्चन लगाओगे ना सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, यार बहुत आसान है। क्योंकि अभी क्या है ना कि चीज़ें हम डेटा फॉर्म में लिख नहीं रहे हैं, ज़्यादातर जो अभी एच गामा ही चल रहा है, तो एच गामा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा आपके लिए। लेकिन अभी चीज़ें आसान हो जाएंगी जब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग कि कैसे। अगला केस है सरचार्ज लगा दिया गया है और वो भी सडन है कि ग्रेजुअल है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। कल को क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके बारे में भी हमारे नोट्स में चीज़ें क्या हैं, मेंशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। सरचार्ज अगर ग्रेजुअल लगा है और सडन लगा, उसका भी फ़र्क पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डील करेंगे, क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन कभी, इसलिए थोड़ा सा आप कंपटीशन में आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा अच्छे से। कोई भी चीज़ स्किप करोगे, पता चला क्वेश्चन 20 नंबर का वहीं से आ गया, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, एकदम से अच्छा होना चाहिए। अगर सॉइल आपको अच्छे से आती है तो 90 नंबर का पेपर आता मेंस में, तो सॉइल में कम से कम 70-75 नंबर ला सकते हो, और 150-60 पे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है 300 में। बाकी अदर सब्जेक्ट हैं, आरसीसी है आपका, अदर सब्जेक्ट भी हैं, सोम से भी क्वेश्चन आता है, स्टील से भी आता है, इरिगेशन से भी आता है 40-50 नंबर का। तो सॉइल का वेटेज सबसे ज़्यादा है एसएससी जेईई मेंस में, 80 से 90 नंबर 2017, 18, 19 तीनों में पेपर उठा के आप देख लीजिए, हर साल पूछा गया। इसका मतलब बिना सॉइल का आपका एसएससी जेईई में सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। बात करने वाले हैं सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन द सॉइल मास, केस 5। केस 5 ये कहता है कि सरचार्ज क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। क्या किया गया है, सरचार्ज। सरचार्ज वही जैसे मिट्टी लाके आप क्या करते हो, ग्राउंड पे डंप करते हो। केस 5 ये है, दिस इज द सरचार्ज। सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन सॉइल मास and water table is at ग्राउंड लेवल GL। वाटर टेबल कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे है, ध्यान दीजिएगा। पहला केस ए, केस इसमें भी बन गया एक। केस ए में बात करेंगे, सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली, सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली। ये कहानी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली, डायग्राम जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। ये है सॉइल, इस सॉइल के ऊपर आपने लगा दिया सरचार्ज। यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। मान लेते हैं क्यू इंटेंसिटी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ये सॉइल मास है। ग्राउंड वाटर टेबल आपको उसने बता दिया कि GL पे है, मतलब कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे, ठीक। अब उसके बाद में ये जो हाइट है वो h है, कितनी है, h हाइट है, ठीक। ये पॉइंट मैं A मानता हूँ, दिस इज द पॉइंट B। तो पहला काम करते हैं, A और पॉइंट के लिए टोटल स्ट्रेस,
पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस लिखते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले बात करेंगे पॉइंट ए की बात करेंगे, पॉइंट ए पे बात करते हैं। चलो सडनली अप्लाई किया गया, सबसे पहले आप बताओ पॉइंट ए पे कौन लग रहा है, इसके ऊपर सरचार्ज लग रहा है, तो भाई सरचार्ज को लिखते हैं। मतलब सिग्मा ए की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द सरचार्ज, सॉरी क्यू वैल्यू आएगी, दिस इज द सरचार्ज। ठीक, अब मैं बात करूंगा पोर वाटर प्रेशर एट ए। ठीक, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सरचार्ज को सडनली अप्लाई करोगे, सडनली का ला करके एकदम इम्पैक्ट लोड लगा दिया, तो सडनली लोड जब लगाओगे तो यहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर एट ए आएगा वो आपका, देखो जैसे ही सडन, देखिए यहाँ पे मान ले मैं पीजोमीटर लगा दूँ थोड़ा समझने के लिए, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक पीजोमीटर ला करके एक पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक, जब पीजोमीटर को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, चीज़ें फ़र्क चेंज होंगी। कैसे, जब आप सडनली लोड लगाओगे तो यहाँ पे देखोगे सडनली राइज भी होगा प्रेशर का। अगर आप ग्रेजुअल लगाते, धीरे धीरे लगाओ मान ले लोड, तो क्या इसमें राइज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन एकदम ला के 100 क्विंटल का लोड ला करके एकदम झड़ाम से गिरा दिया उसके ऊपर, तो खटाक से सॉइल नीचे दबेगी, पानी ऊपर राइज कर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर वो सडनली लोड लगाया गया है तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर आएगा किसके बराबर, जितना इंटेंसिटी आपका सरचार्ज का होगा उतना ही इंटेंसिटी किसका आएगा, दिस। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक, चलो इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं। सिग्मा ए डैश इजकल टू दिस इज द सिग्मा ए माइनस म्यू ए, दिस इज द क्यू माइनस क्यू इजकल टू 0। ठीक, बहुत आसान है, कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी पे आते हैं। सिग्मा बी की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर, चलो पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस आपको बताना है, तो क्यू तो लगा ही है, तो भाई क्यू लगा दो। चलो क्यू लगा दिया। और क्या लगा गया है इसमें, और बोला है आपका लगा है क्या, एच हाइट है, यहाँ पे सॉइल सैचुरेटेड रहेगी, तो गामा सेट इंटू क्या कर दोगे, एच कर दोगे। अब बात करते हैं भैया पोर वाटर प्रेशर बी पॉइंट पे। चलो भाई यहाँ पे पीजोमीटर अगर आप लगाओगे यहाँ पे, तो सडनली लगाए हो ना, तो सडनली की वजह से क्या होगा, राइज करेगा भाई लो, ये राइज करेगा यहाँ तक भी, तो इस वेट के कारण जो राइज करेगा वो तो करेगा ही, और सरचार्ज भी लगा रखा है। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जो आपका निकल के आता है वो निकल के आएगा एच इंटू गामा डब्ल्यू प्लस क्यू निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि क्यू आपने सरचार्ज भी तो लगा रखा है, तो सरचार्ज अगर आपने लगा रखा है वो भी सडनली, तो जितना सरचार्ज लगाया होगा उतना और ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, राइज। तो ये राइज आपका इस बार जब यहाँ पे लगाओगे तो ये ऊपर तक जाएगा। ठीक है, ऊपर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू इंटेंसिटी का राइज आपने जो लगाया, सडनली लगाया, उसकी वजह से भी क्या निकल जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बी बार इजकल टू, आंसर निकल के आएगा दिस इज द एच इंटू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, यहाँ से आंसर आएगा एच इंटू गामा डैश। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब सडनली लगेगा यहाँ पे सरचार्ज तो वो पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा। तो जितना सडनली आपने लगाओगे पॉइंट ए पे, जितना आपने लोड लगाया होगा सरचार्ज, उतना ही इंटेंसिटी का कितना हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर। तो बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका ग्राफ की, तो ग्राफ इसका सबसे पहले टोटल स्ट्रेस, तो भाई लो टोटल स्ट्रेस, ये है टोटल स्ट्रेस, किसका है, टोटल स्ट्रेस। चलो बताओ टोटल स्ट्रेस कितना आएगी, टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे कितना है, क्यू, तो भाई मैं क्यू की इंटेंसिटी यहाँ पे लगा दिया। फिर बताओ पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितना है, क्यू प्लस गामा दिस, तो फिर इसको मैं ऐसे बना दूंगा, दिस इज द क्यू प्लस, ये क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्लस दिस इज द एच इंटू दिस द गामा साइड इंटू क्या हो जाएगा, एच। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है पोर वाटर प्रेशर, तो ये हम लिखेंगे पोर वाटर प्रेशर, तो दूसरा हो जाएगा पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर अगर हम लिखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पोर वाटर प्रेशर में क्या चेंज होगा चीज़ें। पोर वाटर प्रेशर में अगर आप देखोगे पॉइंट ए पे, बताइए भाई पॉइंट ए पे कितना है, क्यू, तो मैंने क्यू यहाँ पे लिख दिया। चलो उसके बाद आप बताइए पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, क्यू प्लस एच गामा डब्ल्यू, तो इसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, दिस इज द डायग्राम। ठीक, तो क्यू की इंटेंसिटी तो यही आ जाएगी, और ये हो जाएगी क्यू प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक,
इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका H इंटू गामा डब्ल्यू आया था, इसलिए मैंने H गामा डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया। अच्छा चलो अब हम चलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस पे। इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस हमने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को लिखा। अब इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं फ्रेंड्स। आप बताइए यहाँ पे कितना है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। लो भाई 0 पे आ गए। फिर आप बताइए यहाँ पे कितना है, H इंटू गामा डब्ल्यू है, तो फिर H इंटू गामा डब्ल्यू को सीधा ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज द H इंटू गामा डब्ल्यू। तो दिस इज द H इंटू गामा डब्ल्यू की इंटेंसिटी आपकी ये हो जाए। अब सॉरी, यहाँ पे जो है गामा डैश है, गामा डैश को क्या बोलते हैं, सबमर्ज वेट बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं गामा सब भी लिख सकते हैं, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी बन गई। तो इस तरीके से डायग्राम हम लोग क्लियर करते हैं। अब इस कहानी को अगर समझना था तो मैं एक कहानी से समझाता हूँ। सपोज दैट एक स्प्रिंग एनालॉजी इसको बोलते हैं टेक्निक, उसके माध्यम से समझता हूँ। सपोज दैट कि दिस इज द स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आपने कोई लगा दिया पाइप, और इस पाइप में आपने क्या किया, राइज कराया पानी को, ठीक। सपोज दैट कि दिस इज द, मान लेते हैं कि यहाँ पे भरा गया है, यहाँ पे एक स्प्रिंग एनालॉजी समझते हैं। सपोज दैट इसके अंदर वाटर भरा गया है। ये मान लेते हैं कि जो इसके अंदर फ्रेंड्स सॉइल पार्टिकल है, उसको मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स एक तरीके की स्प्रिंग मान लेता हूँ। सारे पार्टिकल को मिला करके एक बनाया गया है स्प्रिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो और बाकी यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब ये पानी भरा हुआ है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे दिस इज द, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, बना दिया, ठीक। तो आप चीज़ों को ऐसे ही कर सकते हो। अब ये इंटेंसिटी आपने लगा दिया क्यू का, दिस इज द क्यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, राइज करेगा। अगर आपने सडनली लगाया होगा तो पानी क्या करेगा, यहाँ से क्या जाएगा बाहर, और कितना जाएगा, जितना कि आपका इंटेंसिटी होगा, कौन सा, क्यू का, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर जो कॉन्सेप्ट समझे तो ये जो है आपका दिस इज द, इस तरीके से आप देखोगे, दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग बोल रहा हूँ, स्प्रिंग, ठीक। मान लेते हैं इसमें फोर्स कब आएगा, F बराबर मानते हैं K इंटू एक्स होता है। F बराबर क्या होता है, K इंटू एक्स होता है। अब K इंटू एक्स अगर होता है तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम t के साथ बात करूँ, स्मॉल टाइम t इजकल टू 0, अगर स्मॉल टाइम t इजकल टू 0, स्मॉल t इजकल टू टाइम t इजकल टू 0, अगर टाइम t इजकल टू 0 मानोगे तो फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आएगा, मतलब इसमें स्प्रिंग में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। चलो, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट t इजकल टू क्या करोगे, दिस इज द 0। लेकिन मान लेते हैं टाइम एक आपका t बराबर t1 मानते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। कुछ समय के बाद बात करते हैं, जैसे ही आपने लोड लगाया होगा तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपने लोड लगाया तो ये पानी क्या करेगा, जो ये पानी भरा हुआ है, जैसे सरचार्ज लगाओगे तो सरचार्ज की वजह से ये जो पानी अंदर भरा हुआ है ये लोड ले लेगा, सारा लोड इसने ले लिया, तो जितना राइज करेगा वो पोर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। इसी वजह से मैं इसमें ये चीज़ें बता रहा था, जिससे क्यू के बराबर लिख रहा था। अब मैंने यहाँ पे स्प्रिंग क्यों बनाया, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि सारे पार्टिकल को जोड़ करके एक स्प्रिंग मान लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर दोनों लोग रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन पानी कितना वेट ले रहा है और आपकी सॉइल कितना वेट ले रही है। इसीलिए मैंने पार्टिकल को, सॉइल जो स्प्रिंग है ना, ये एक तरीके के सॉइल पार्टिकल ही माना है। क्या माना है, सॉइल पार्टिकल। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक, सॉइल पार्टिकल। तो ये कहानी थी आपकी। तो ये टाइम के साथ हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेक किया। अब आप बताइए टाइम के साथ में क्या होगा, टाइम के साथ में पानी बाहर की तरफ क्या होगा, डेसिपेट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे जैसे देखिए, अगर सडन लोडिंग लगाओगे तो बहुत ही कम टाइम होगा, क्योंकि सडन इम्पैक्ट लोडिंग तब आती है जब बहुत ही कम समय के लिए लगाते हैं। वही चीज़ अगर ग्रेजुअल लोड की बात करोगे तो पानी धीरे 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 यहाँ से क्या करना करेगा, डेसिपेट आउट हो करेगा, मतलब बाहर की तरफ जाएगा। डेसिपेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना या वाटर का बाहर निकलना, दिस इज कॉल्ड डेसिपेशन ऑफ वाटर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बहुत ही
स्मॉल समय के लिए और सडन लोडिंग किया है, तो यहाँ पे शुरुआत में कौन लेगा, जो भी आपका यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर होगा, जो भी सरचार्ज लगाओगे वो सारा का सारा पानी उसका वेट को ले लेगा। ओके, लेकिन वही चीज़ अगर ग्रेजुअल होती, ग्रेजुअल का मतलब है कि आप लोड धीरे धीरे लगा रहे हो, जब धीरे धीरे लोड लगाओगे तो पानी भी आसानी से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब उस केस में हम लोग यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर एट ए पॉइंट पे Q इक्वल टू नहीं लिख पाएंगे, वहाँ पे जीरो इंटेंसिटी आएगी। अब हम लोग डील करेंगे सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो नेक्स्ट केस हो जाएगा, आगे हम बात करने वाले हैं जो सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो नेक्स्ट केस है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट केस है आपका सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो सरचार्ज इज अप्लाइड अगर बात करूँ, दिस इज द ग्रेजुअली, दिस इज द ग्रेजुअली, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम चेंज कर लेंगे, जो भी चीज़ें बदलेंगी इसको आप चेंज कर सकते हो, डायग्राम को, ये डायग्राम आप चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी अब, ठीक है। इसको मैं रफ ही कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बार बार एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार दोबारा फिर लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे सामने है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब क्या है कि अब मैं यहाँ पे लोड जो लगाऊंगा वो ग्रेजुअल लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि लोड आपका अगर सपोज दैट कि वो ग्रेजुअल लोड है, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट है, एग्जाम में बोल देगा कि ग्रेजुअल है क्या है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लोड आपका जो है वो कैसा लगाया गया है, मान लेते हैं ग्रेजुअल लोड लगाया गया। तो ग्रेजुअल की एक बात थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, दिस इज द सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। नेक्स्ट केस है केस बी, सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। कैसे अप्लाई किया है, ग्रेजुअली, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे वही पुराना केस, सारी चीज़ें वही डायग्राम, सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं, उसमें कोई चेंज। ये सॉइल मास है जिसकी हाइट h हमने मानी थी, तो इसको आप h ही मानोगे, ठीक। ये आपने सरचार्ज यूनिफॉर्म का लगा दिया था, तो ये आप सरचार्ज लगा दीजिए जिसकी इंटेंसिटी क्या है, Q, ठीक। बाकी सारी ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पे मानना है, यहीं पे मान लीजिए। चलो पॉइंट ए पे लिखते हैं, आपकी बार ग्रेजुअल है तो पॉइंट ए की, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए है। चलो पॉइंट ए पे बताओ, आप लोग बताओ कैसे हम लोग लिखेंगे। चलो इस बार मुझे लिखना है टोटल स्ट्रेस। तो आप बताइए जो टोटल स्ट्रेस आएगा उसमें कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। आप बस ये देख लीजिए कि पॉइंट ए पे कितनी इंटेंसिटी आ रही है, कितनी इंटेंसिटी आ रही है, Q के बराबर। चलो Q के बराबर लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। बताइए पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे कितना, इस बार ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब समझो, ग्रेजुअल का मतलब लोड धीरे धीरे लगाया जा रहा है। जब लोड धीरे धीरे लगाओगे तो पानी भी धीरे धीरे निकलेगा। जब पानी धीरे धीरे निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे बहुत टाइम मिलेगा। ग्रेजुअल का मतलब है भैया साल भर से लोड लगाओ, 6 महीने से लोड लगा हुआ है, पानी धीरे धीरे यहाँ से क्या करेगा, डेसिपेट करेगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल भी वेट ले रहे होंगे उस समय, जो भी सरचार्ज आपने जो भी सरचार्ज लगाया ग्रेजुअल के केस में, नीचे से जो रजिस्टिंग होगा वो पार्टिकल भी ले लेंगे और आपका वाटर भी ले लेगा, तो दोनों की शेयरिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुअल के केस में पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। क्योंकि इस केस में आपका पोर वाटर प्रेशर जीरो इसलिए आया क्योंकि लोडिंग आपने क्या कर रखी है, ग्रेजुअल। तो आप कह ही नहीं सकते कि कितने टाइम में यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर मिलेगा। हो सकता है कि आप 6 दिन बाद बात कर रहे हो, पता चला इसमें पानी नहीं बचा सॉइल के अंदर, निकल के बाहर चला गया, तो कैसे आप वहाँ पे ले पाओगे। इस वजह से ग्रेजुअल के केस में पानी को निकलने का टाइम मिल जाता है। इम्पैक्ट और सडन लोडिंग में आपको टाइम नहीं मिल पाता है। जब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है तो जितना सरचार्ज लगाते थे उतना ही आपका यहाँ पे एक्सेस क्या हो जाता था, राइज हो जाता था। तो वो डिपेंड करता है कि पानी के ऊपर। तो ये हो गया आपका किसका, दिस इज द टोटल स्ट्रेस। अब बात कर लेते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा ए बार, दिस इज द Q माइनस 0, तो दिस इज द Q। अब आते हैं भैया, चलो पॉइंट बी पे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट बी, ठीक। पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूं तो चलो बताओ पॉइंट बी पे क्या आएगा। पॉइंट बी पे जो आएगा सिग्मा बी अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले आप देखिए पॉइंट बी पे लिखना है। पॉइंट बी पे कौन कौन काम कर रहा है, एक तो सरचार्ज काम करेगा, दूसरा सॉइल है, सैचुरेटेड है। तो मैं लिखूंगा दिस इज द Q प्लस दिस इज द गामा सैट इनटू H। ये आपकी कहानी हो गई, ठीक। चलो अब बताओ हमें पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, दिस।
पोर वाटर प्रेशर देखो, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर अगर मैं पीजोमीटर लगाऊंगा तो राइज करेगा कितना, इतना, सिर्फ इतना राइज करेगा। तो ये हो जाएगा पोर वाटर प्रेशर अगर मैं लगा दूँ तो यहाँ पे जो राइज होगा वो सिर्फ इतना होगा। कितना राइज होगा, H इंटू गामा डब्ल्यू। तो दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब मुझे लिखना है सिग्मा बी, दिस इज द बार। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा Q प्लस H इंटू गामा डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस करोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो Q भी बच जाएगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू गामा डैश हो जाएगा। बस चलो अब लिखते हैं भैया, चलो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं। टोटल स्ट्रेस डायग्राम, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बना दिया, ये लो। चलो बताओ इस पॉइंट पे कितना है Q, चलो Q बना दिया। उसके बाद में आप बताइए कि B पॉइंट पे कितना है, तो B पॉइंट पे जितना है उतना मैंने बना दिया। लो ये आपका डायग्राम, तो ये Q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q प्लस दिस इज द गामा सेट इंटू H। तो ये बन गई आपकी इंटेंसिटी ये। चलो अगला है केस हमारा पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर, इसका डायग्राम बनाते हैं पोर वाटर का। ठीक, तो पोर वाटर का डायग्राम अगर आपको बना, इस बार कितना है 0, तो ये 0 लिख दिया। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे ही आएगा। तो ज़्यादातर आप देख सकते हो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द Q इंटेंसिटी। ठीक, ये 0 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को देख लेते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस, चलो इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो इफेक्टिव स्ट्रेस में बताओ यहाँ पे कितना है Q, यहाँ पे कितना है Q प्लस दिस। तो Q की इंटेंसिटी मैंने यहाँ लगा दी, उसके बाद सीधे इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक, तो इसका आंसर आएगा Q प्लस दिस इज द गामा डैश इंटू H। तो ये डायग्राम हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान कहाँ पे देना है, यहाँ पे Q हो जाएगा, दिस इज द Q। तो ये इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, दिस द Q। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको खास बात एक ध्यान देनी है, ग्रेजुअल के प्रोसेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। बस ध्यान कहाँ पे देना है आपको, सिर्फ ध्यान देना है कि जब पोर वाटर प्रेशर हम कंसीडर करते हैं एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वहाँ पे दोनों बार जब पोर वाटर प्रेशर लिख रहे थे तो वहाँ पे भी Q आया था और यहाँ पे भी Q जुड़ गया था। मतलब कि आपको ध्यान देना कि जब सडन आएगा तब के केस में उसको टाइम नहीं मिल पाता डेसिपेशन का, मतलब इसके अंदर जो पोर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको निकलने का टाइम नहीं मिल पाता है। जब टाइम निकलने का नहीं मिल पाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि स्प्रिंग से समझते हैं कैसे, जब पानी निकलने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिलेगा तो पानी क्या करेगा, जो भी सरचार्ज लगाओगे पानी खुद ही वेट ले लेगा, ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सिर्फ स्प्रिंग तो छोटा सा मैंने इसको एज्यूम कर लिया क्योंकि सॉइल पार्टिकल ज़्यादा रहते नहीं है, इस वजह से आप इसको देख सकते हो कि पानी इस तरीके से मानते हैं। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा बनाया था। स्मॉल टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्प्रिंग में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, फोर्स स्प्रिंग में 0 रहेगा। लेकिन जब सारा पानी डेसिपेट हो जाएगा तब जाके स्प्रिंग लोड लेना शुरू करेगा। तो वो ग्रेजुअल के केस में क्या होगा, ये केस होगा। जब सारा टाइम के टी के बाद में जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा। वो तब आएगा जब सारा पानी निकल जाएगा। जब सारा पानी निकल जाएगा, जितना लोड लगाओगे अब स्प्रिंग लेगी। स्प्रिंग का मतलब कौन लेगा, पार्टिकल हैं। स्प्रिंग क्या है, सॉइल के पार्टिकल हैं। तो इस तरीके से कहानी हमको समझ में आती है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में डील किया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं लिखा देता हूँ नोट करके यहाँ पे इस तरीके से। 1-2 पॉइंट है, फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। व्हेन वाटर टेबल इज प्रेजेंट, व्हेन वाटर टेबल इज प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल GL लेवल, ठीक है, एंड सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली एंड सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। इट इज कैरीड बाई सॉइल सॉलिड, इट इज कैरीड बाई सॉइल सॉलिड। ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लिया कि यहाँ पे ग्रेजुअली लोड लगाओगे तो पानी तो डिसिपेट कर जाएगा, तो यहाँ पे जो लोड लेगा वो सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली, इट इज कैरीड बाई सॉइल सॉलिड। मतलब पानी तो निकल चुका होगा खाली, बचा कौन, स्प्रिंग। स्प्रिंग कौन है, पार्टिकल है। इसका मतलब सारा का सारा लोड अब कौन लेगा, यहाँ पे सॉइल सॉलिड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज वाटर इज डेसिपेटेड, बिकॉज वाटर इज डेसिपेटेड, बिकॉज वाटर इज डेसिपेटेड। वाटर कहाँ है, बाहर जा चुका है। दूसरा पॉइंट नोट 2 करके लिखाता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है अब। इफ सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली, इफ सरचार्ज इज अप्लाइड
इफ सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली, सडनली अगर आपने अप्लाई किया है, देन इट कैरीड बाई पोर वाटर प्रेशर, इट, ठीक है, तो इट अगर आपने सडनली अप्लाइड किया है, इट कैरीड बाई पोर वाटर, मतलब सारा का सारा जो सरचार्ज होगा उसको कौन झेल लेगा, पोर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिकॉज वाटर इज डिसिपेट हो गया, यहाँ पे वाटर डिसिपेट नहीं हो पाया, वाटर इज नॉट डिसिपेटेड इजिली, वाटर इज नॉट डिसिपेटेड, यहाँ पे डिसिपेट नहीं हो पाएगा वाटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, अगर ग्रेजुअली लगाओगे तो वाटर डिसिपेट कर जाएगा, अगर सडनली लगाओगे तो वाटर डिसिपेट नहीं करेगा, अगर डिसिपेट नहीं करेगा तो जितना सरचार्ज लगाओगे उतना ही पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, और जितना पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा पॉइंट पे कहीं पे भी लगा दोगे उतना ही हम यहाँ पे हर बार लिख रहे थे। तो म्यू एट ए जब सडनली होता है तो वहाँ पे कितना आता है, क्यू आता है, बी पे भी हम लोग लिखते थे तो गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस क्यू आता था। तो इस तरीके से सारी कहानी हम लोग करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हैं जो कि मेंस में आए होंगे, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहाँ से अपनी पूरी कहानी समझेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी मैं करा दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को कंप्लीट करेंगे। हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से 20 नंबर का आता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिलरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बताया, सरचार्ज सडन लगा क्या लगा इसको भी बताया, क्वेश्चन भी करेंगे तो और सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।